हेलो। हाँ, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे अभी। शांत हो जाएंगे। हाँ, शांत हो जाएंगे, सामने देखिए बेटा। चलिए, कल टेस्ट है आपका, अनाउंसमेंट हो गया है, आपको सिलेबस वगैरह भी बता दिया है। जिन्होंने ग्रुप पर नहीं देखा है अभी तक, अब सिलेबस देख भी सकते हैं ग्रुप पर। टेस्ट का टाइमिंग होगा मॉर्निंग 8 to 11, ठीक है। पीसीएम का टेस्ट होगा। नीट वाले जो बच्चे हैं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। बायो के लिए क्योंकि अलग अलग जगह पर अभी तक सिलेबस सिमिलर नहीं है, तो अभी तक पीसीबी का फुल टेस्ट नहीं रखेंगे। केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 घंटे का टेस्ट होगा उनका, और जेई वाले बच्चों का पीसीएम का पूरा टेस्ट होगा। तीनों का सिलेबस आपको ग्रुप पर बता दिया है। और थोड़ा सा पहले टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, टेस्ट के ओएमआर और किस तरीके से आपका टेस्ट कंडक्ट होगा इसके बारे में। फिर उसके बाद हम उस सवालों के प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे। वो ओएमआर लाना बेटा नीचे से, सुशांत भैया से ओएमआर लेकर आना। कोई चाहिए नीचे एक बार। टेस्ट यहीं पर होगा आपका, इसी हॉल में होगा। नॉर्मली आप क्लास में जैसे बैठते हैं थोड़ा सेपरेट होकर बैठेंगे, इतना क्लोज नहीं बिठाया जाएगा आपको। जो भी टेस्ट होगा एक बेंच पर, बड़े वाले बेंच पर 2 बच्चे बैठेंगे, छोटे वाले बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। हाँ, इस तरीके से आपको ओएमआर मिलेगी। ये छोटी वाली जो ओएमआर है ये नीट की ओएमआर है। इसमें केवल 50 सवाल होंगे, तो 45 क्वेश्चंस होता है आपके इसमें पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 to 45 अटेम्प्ट करेंगे हर, और पैटर्न सबका सेम होता है। उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है, 30 सवाल एक के और 15 सवाल दूसरे सेक्शन के, ऐसे कुछ होता है आई थिंक। अगर नहीं भी करोगे तो भी 45 क्वेश्चन, और लेकिन उनमें अंतर नहीं होता कुछ, कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक ABCD चारों ऑप्शंस के लिए आपको क्वेश्चन के सामने 4 बबल मिलेंगे। इससे पहले ओएमआर फिल की हुई है ना आपने? कोई ऐसा है जिसने ओएमआर कभी फिल ही नहीं की है, जो पहली बार देख रहा है? ये कोई नहीं है ऐसा? चलिए ठीक है। तो जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आप उसको फिल करेंगे। बबल उस सर्कल के बाहर ना जाए इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर से पेपर चेक होगा। पेपर आपका मैन्युअली चेक नहीं होने वाला, तो आपके जो गलतियां होंगी वो सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाएगा, वो सीधे सीधे उसको रॉन्ग कर देगा। 2 बबल नहीं भरेंगे किसी एक क्वेश्चन को, वो भी सवाल गलत हो जाएगा अगर आपने 2 बबल भर दिए तो। बिकॉज ये आपकी पहली टेस्ट है, तो अगर किसी का कोई गलती हो गया बबल भरने में तो आपको दूसरी एक ओएमआर मिल जाएगी। बट ये केवल पहली टेस्ट है, इसकी वजह से हो रहा है, इसके आगे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो पहली टेस्ट में थोड़ा प्रैक्टिस कम होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी, कागज फट सकता है वगैरह, जो भी है आपको थोड़ी सी आदत लगने के लिए कल वाले टेस्ट में आपको अगर गलती हुई तो ओएमआर वापस दूसरी ब्लैंक ओएमआर मिल जाएगी। ये केवल 2 बार होगा। मतलब अगर किसी बच्चे का ओएमआर नॉर्मली मिला, पहला ओएमआर मिला, वो गलत हो गया, तो दूसरा ओएमआर मिलेगा, बट फिर तीसरा नहीं मिलेगा। मतलब नहीं तो फिर आप 10 ओएमआर लेकर 10 अलग अलग आंसर टिक कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार आपको ओएमआर बदल के मिलेगा। टोटल आपको 2 ओएमआर मिल सकता है, ठीक है। अगर बाय चांस किसी का दूसरा भी ओएमआर गलत होता है तो फिर एक्सेप्शनल केसेस में पानी वानी गिर गया या फिर कुछ अगर कागज फट गया, ये मतलब जो जेन्युइन रीजंस है उन्हीं के लिए तीसरा ओएमआर मिलेगा। अदरवाइज आपका कोई आंसर आपको पता है कि गलत कर दिया है आपने, फिर आप ओएमआर बदलने की कोशिश कर रहे हो, तब नहीं मिलेगा। मतलब और ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको पता है कि आपका आंसर गलत हो गया तो आपने खुद ने ओएमआर फाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो जेन्युइन रीजन अगर होगा तो ही आपको ओएमआर बदल के मिलेगा, वो भी केवल इस टेस्ट में, अगले वाले टेस्ट से नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इस टाइप के ओएमआर में ऊपर ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये एक बॉक्स है, इधर एक बॉक्स है, बॉटम में 2 और बॉक्सेस है। ये सॉफ्टवेयर को ओएमआर को स्कैन करने के लिए बॉक्सेस हैं। आपको वैसे तो कुछ और लिखना भी नहीं है ओएमआर के ऊपर, बट जो भी आपके फोल्ड्स या क्रीजेस वगैरह आएंगे वो इसके अंदर नहीं आने देने चाहिए। मतलब ये अगर ऐसा फोल्ड हो रहा है तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्रॉपरली स्कैन नहीं कर पाएगा। इस बॉक्स के बाहर अगर आपका कहीं पर फोल्ड हो गया, ये अगर फोल्ड हो गया तो चल जाएगा, ये चल जाएगा। यहाँ का क्रीज नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ का क्रीज सॉफ्टवेयर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, मतलब उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो जो 4 आपको डॉट्स दिए हैं उसके बाहर अगर आपका ओएमआर फोल्ड वगैरह होता है तो चल जाएगा, उतना ध्यान रखेंगे। राइटिंग पैड वगैरह जो भी रखेंगे उसको ये चिपका के रखेंगे मिलते ही, ताकि कहीं पर फोल्ड्स या क्रीजेस नहीं आए। इसके ऊपर रोल नंबर वगैरह है। आपको अभी तक रोल नंबर मिला है क्या? नहीं मिला है तो बेंच और सी आपको अटेंडेंस का शीट मिलेगा, जैसे नॉर्मली मिलता है।
उस शीट में आप जो नंबर डालोगे, सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 जो भी सीक्वेंस डालोगे सामने से मिलता जाएगा, उसमें जो आपका सीक्वेंस नंबर होगा वही नंबर आपको रोल नंबर में लिखना है। ठीक है, इस वाले टेस्ट के लिए। अगले वाले टेस्ट से पहले पहले तक आपको आपके आइडेंटिटी कार्ड्स और आपका रोल नंबर मिल जाएगा, फिर वही रोल नंबर आपका पूरे 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसको याद भी रखना है। उसके आगे फिर नाम है, बैच है, डेट तो कल की डालेंगे, नाम अपना खुद का डालेंगे। बैच में आपको बैच डालनी है इस वाले में नीट 2028, क्योंकि आप एग्जाम 2028 में देने वाले हैं, तो आपके बैच का नाम होगा नीट 2028। ठीक है, सब्जेक्ट भी ये डालेंगे, इसमें सब्जेक्ट की जगह नहीं है, तो ऊपर यहाँ पर साइड में कहीं पर फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स जो भी आपका या बायो में भी 2 पेपर्स होंगे, जूलॉजी और बॉटनी, तो अभी से आदत बना लेंगे। इसमें ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है कहीं पर नाम लिखने की सब्जेक्ट की, तो ऊपर वाले जगह पर सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे। ठीक है, नीट का ओएमआर सबको समझ में आया है? नीचे सिग्नेचर वगैरह होगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर हम कर लेंगे एग्जाम के बाद, कैंडिडेट सिग्नेचर आपको ये मिलते ही कर देना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आपको टोटल एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा मिलेगा, फिजिक्स के लिए 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा, बायो के लिए यूजुअली दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के 1 घंटा मिलता है। ठीक है, पीसीबी टेस्ट के लिए तो आप किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। इस वाले केस में इंडिपेंडेंटली 2 पेपर होने वाले हैं, तो 1 घंटे का 1 पेपर, 1 घंटे का 1 पेपर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जेई वालों के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको टोटल 75 क्वेश्चंस का एक ही पेपर एक साथ दिया जाएगा। आपको पहले फिजिक्स करना है, पहले मैथ्स करना है, पहले केमिस्ट्री करना है, आपकी खुद की मर्जी है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको पूरे 3 घंटे एक ही साथ एक ही पेपर को पकड़ के बैठने की आदत हो। साथ ही साथ आप सडनली फिजिक्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से मैथ्स, मैथ्स से फिर से केमिस्ट्री, ऐसे जंप्स कर पाओ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपने पहला सवाल फिजिक्स का किया तो सारे के सारे उसके आगे के सवाल फिजिक्स के ही करने जरूरी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप सडनली केमिस्ट्री के ऊपर भी जंप कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो। पूरे 3 घंटे में आपको क्या करना है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। आपको अगर 3 घंटे सोना है तो आप सो भी सकते हैं, बट आपके मार्क्स फिर नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, चीटिंग नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अनएथिकल प्रैक्टिस हो जाएगी, वो नहीं कर सकते। अगेन इस टाइप के ओएमआर में भी चारों जगह पर 4 बॉक्सेस है, उन बॉक्सेस से बाहर अगर कोई क्रीज आता है तो चल जाएगा, अंदर क्रीज आने नहीं देना है आपको। ठीक है, अगेन रोल नंबर में वही डालेंगे जो आपको ओएमआर शीट, ये मिलते अटेंडेंस शीट में जो नंबर आएगा आपका सीक्वेंशियली वही वाला डालेंगे। फिलिंग इस वाले बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड वाले, मतलब मेरे राइट साइड वाले बॉक्स से आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, वो इस वाले पहले वाले बॉक्स से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोल नंबर आपका छोटा होगा, जैसे अगर मान लो 01 अगर आपका रोल नंबर है तो पहले बॉक्स में 0, अगले वाले बॉक्स में 1 डालेंगे। ठीक है, और 0 से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको अटेंडेंस शीट वगैरह मिलेगी 01 02 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर टोटल नंबर ऑफ बच्चे अगर 60 70 80 कुछ होंगे तो लास्ट तक वही 2 डिजिट का रोल नंबर चलता जाएगा। ठीक है, और फिलिंग स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट बॉक्स से, आपके लिए लेफ्ट मोस्ट वाले बॉक्स से। आगे के बॉक्सेस खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे, ना बॉक्स में कुछ लिखेंगे ना बबल्स में कुछ भरेंगे। ठीक है, ये रोल नंबर है। फिर आगे नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन, टेस्ट डेट वगैरह। टेस्ट डेट तो डेट ही जाएगी। सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, सीधे पीसीएम लिख लेंगे एक साथ, क्योंकि आपका तीनों का एक साथ ही पेपर होगा। ठीक है, सेक्शन में या फिर क्लास में, सेक्शन में कुछ मत लिखिए, क्लास में सीधे सीधे जेई 2028 लिख लेंगे, क्योंकि अलग और कोई बैच नहीं है, सीधे जेई 2028 लिख लेंगे। नेम में अपना खुद का नाम, अगेन कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, आपको खुद का के सिग्नेचर करना है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर हम बाद में कर लेंगे। इसमें 3 सेक्शन है, ये पहला हॉरिजॉन्टल सेक्शन है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स का, उसके ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हर इसी में सीक्वेंशियली 1 to 75 तक जा रहा है, लेकिन आपको जो पेपर मिल रहा है वो पेपर जरूरी नहीं है उसमें पहला फिजिक्स ही हो, इसमें पहला ऊपर फिजिक्स लिखा होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन पेपर में पहले फिजिक्स ही आए। पहला अगर केमिस्ट्री आया तो इस फिजिक्स को डिसरिगार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर के सीक्वेंस में आपको आंसर्स फिल करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री का है तो भले यहां पर ऊपर फिजिक्स लिखा है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही उसको इनपुट करना। ये समझ में आ रहा है? किसको डिसरिगार्ड करेंगे, पेपर के सब्जेक्ट को या ओएमआर के सब्जेक्ट्स को? ओएमआर के सब्जेक्ट्स को डिसरिगार्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक उसी सीक्वेंस ऑर्डर में आपको फिल करना है। इसमें भी अगेन वर्टिकल कॉलम्स है। ये पहला जो कॉलम है ये क्वेश्चन नंबर 1 to 20 का है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। और 21 से 25
न्यूमेरिकल। पेपर का पैटर्न पता है ना आपको, जेईई मेंस के पेपर का पैटर्न क्या होता है, एक सब्जेक्ट में 25 सवाल आएंगे, सेक्शन 1 20 सवालों का, सेक्शन 2 5 सवालों का। सेक्शन 1 में 4 ऑप्शंस वाला सवाल रहेगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, और उसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको फिल करना होगा। सेक्शन 2 में 5 ही सवाल रहेंगे और उन 5 सवाल में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसका आंसर आपको नंबर्स में इनपुट करना है। नंबर्स कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी कि वो नंबर 0 से 9 के बीच में ही आए, या 0 से 99 के बीच में आए, या 0 से 999 के बीच में आए। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स ही होंगे। मेंस में आंसर केवल इंटीजर ही आएगा। एडवांस में न्यूमेरिकल में 9.28 भी आंसर आ सकता है, ठीक है, यूजुअली नहीं देगा बट एडवांस में हो सकता है। मेंस में डेसिमल का आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब भी आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है उसको नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ करेंगे। जो बच्चे केमिस्ट्री में अटेंड कर रहे हैं, हमने मैक्सिमम सवाल वैसे ही किए हुए हैं, जब भी आपका आंसर डेसिमल में आता है उसको नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ करता है, वो सवाल में भी दे देता है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मैक्सिमम सवालों में दे देगा। बट सबसे पहले तो मैक्सिमम सवाल ऐसे ही आएंगे जिनमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे नंबर्स के साथ वो अच्छा आंसर दे देगा, कोई इंटीजर आंसर दे देगा, ठीक है। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि आंसर सिंगल डिजिट ही हो, आंसर 2 डिजिट ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी जितना आप मल्टीपल डिजिट्स की बातें करेंगे। ज्यादातर सवाल सिंगल डिजिट के होंगे बट उसके भरोसे नहीं बैठेंगे कि आंसर सिंगल डिजिट ही होगा, इसके भरोसे नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगेन ओएमआर में भी जब भी आपको ये फिल करना है, राइट मोस्ट बॉक्स से फिल करना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए लेफ्ट मोस्ट बॉक्स, लेकिन पहला बॉक्स हमेशा खाली छोड़ेंगे। पहला बॉक्स है नेगेटिव साइन के लिए, उसके नीचे कोई बबल्स नहीं है, दिख रहा है, पहले वाले बॉक्स के नीचे कोई भी बबल्स नहीं है तो उसको कभी नहीं भरेंगे। उसके नीचे एक ही बबल है जो माइनस साइन के लिए है। आंसर्स नेगेटिव मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते, अगर आएगा तो वो ऑप्शंस है, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी वो सवाल में मॉड लगाकर लिखने के लिए बोलेगा। तो ये ऑप्शन, ये पहला वाला बॉक्स केवल नेगेटिव के लिए, उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके अगले वाले बॉक्स में डेसिमल पॉइंट है और 1 से लेकर 9 तक आंसर है, ठीक है। तो अगेन 0 अगर आपको फिल करना है तो उसमें भी फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है, 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हो गए। इसके नीचे केवल यहां पर एक नेगेटिव वाला साइन है, ये बबल है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो केवल इसमें माइनस साइन लिखकर इसको बबल कर लेंगे, लेकिन ऐसा सवाल 99.99% नहीं आएगा, ठीक है। अगले वाले बॉक्स के अंदर है डेसिमल पॉइंट और 1 से लेकर 9 तक चीजें, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर 0 पॉइंट लिखना है तो डायरेक्टली आप डेसिमल पॉइंट को पॉइंट करके आगे का नंबर लिख सकते हैं, इसमें 0 नहीं है, ठीक है। इसके अगले वाले में है ऊपर स्लैश या स्लैश और डेसिमल पॉइंट है क्या, डेसिमल पॉइंट तो सभी में है इसके आगे, और यहां पर है जीरोस। तो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपको कहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है और इसको बबल कर देना है। समझ में आ रही है बातें। अगर आपका आंसर 1 आया तो कहां पर लिखना है, तो यहां पर लिखना है। 1 से लेकर 9 तक अगर कोई भी आंसर आ गया तो कहां पर लिखेंगे, पहले दूसरे वाले बॉक्स में। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इस वाले बॉक्स में, अगर 10 आ रहा है तो ऐसे करेंगे, अगर 0 आंसर आ रहा है तो केवल ऐसे लिखेंगे, ये 0 और इसको बबल, ठीक है। ये स्लैश मतलब अपॉन की बात है। अगर आपका आंसर 1/2 अगर आपको इनपुट करना है, अगेन ऐसा कभी नहीं आएगा, तो वो केवल ओएमआर में आपको प्रोविजन करके रखा हुआ है। तो अगर आपका आंसर गलती से कहीं पर 1/2 अगर आंसर आ रहा है, उसने अगर बोला है 1/2 फिल करने के लिए, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर स्लैश आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये 1 फिल होगा, ये स्लैश फिल होगा, और यहाँ पर ये 1 ये 2 ये फिल होगा। ये समझ में आ रहा है। बट ऐसा आंसर कभी आएगा नहीं, वो केवल ओएमआर में दिया है, तो स्लैश का मतलब क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये ऐसे 5 सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 ये इस सेक्शन में आपको दिए हैं ओएमआर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 यहां तक, 21 से 25 यहां तक पहला सब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में खत्म हो गया। 26 से लेकर 40 तक, फिर 46 से लेकर 45 तक, 46 से लेकर 50 तक दूसरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। 51 से लेकर 70 तक, 71 से 75 ये न्यूमेरिकल, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन तीसरे सब्जेक्ट का होगा, ठीक है।
कंपलसरी नहीं है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पीछे जाइए भी मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका आंसर सही आया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो -1 आपके मार्क्स आपके मिले हुए मार्क्स में से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागिए, केवल वही सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस में आपको 100% गारंटी है कि यही आंसर होगा। कम मार्क्स आएंगे चलेगा, पॉजिटिव मार्क्स आने जरूरी है। मतलब जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी जरूरी है। आप अगर 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 में से 8 या 9 सवाल आपके सही आने जरूरी है। अगर 4 या 5 ही सवाल सही आ रहे हैं तो अटेम्प्ट ही 6 कर लीजिए। 4 या 5 सवाल अगर सही आ रहा है, -6 मार्क्स जाने से अच्छा -2 जाना अच्छा है। 4 मार्क्स आपके वहां पर भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ज्यादा फोकस किस बात पर करना है? एक्यूरेसी के ऊपर, ना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर। हाँ, जब आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और ये पहला ही टेस्ट है तो आपको अभी एक्यूरेसी पता भी नहीं होगी, टेस्ट के बाद इसको एनालाइज करेंगे। अगर आपका एक्यूरेसी ज्यादा है तो अगले वाले टेस्ट में आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में केवल उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको 100% कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। रफ वर्क के लिए कागज आपको खुद को रखना होगा, लेकिन ट्राई करेंगे वो कोई नोटबुक वगैरह ना होगी। मिडल वाला पेज निकाल कर ला सकते हैं, या रफ पेजेस जो स्टेशनरी के दुकान में मिलता है जो थोड़े ब्राउनिश ग्रेइश कलर के रहता है, वो अगर आप कागज लेकर आओगे और उसके ऊपर कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ना कोई फॉर्मूलाज, ना कोई हिंट्स, ना कोई ट्रिक्स, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज, ऐसा पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए। वो ब्लैंक पेपर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वो आपको खुद को लाना होगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट जो भी होगा, हर बेंच पर एक बच्चा बैठेगा। इस पूरे क्लास में आप फैल कर बैठेंगे। कोई भी बच्चा अपनी जो भी बैग्स है, बैग सामने रखेगा। ड्यूरिंग द एग्जाम मोबाइल फोन्स आपके जेब में भी नहीं होने चाहिए, साइलेंट पर रखेंगे। अगर लाएंगे तो सबसे पहले तो बात लाना ही नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है। तो मोबाइल अगर आप ला रहे हैं तो क्लास में आते ही साइलेंट करके बैग के अंदर रखेंगे, जेब के अंदर नहीं। अगर किसी भी बच्चे का फोन जेब के अंदर मिला ड्यूरिंग द एग्जाम या इवन आफ्टर द एग्जाम, तो उसका रिजल्ट रिजर्व रखा जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और पेरेंट्स को भी खबर कर दी जाएगी फिर उस बात की। आप फोन यूज करो या ना करो, फोन आपके जेब में नहीं होना चाहिए। ये फाइनल एग्जाम के गाइडलाइंस है, तो एग्जैक्ट वही गाइडलाइंस हम पहले एग्जाम से ही स्टार्ट कर देंगे। स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं होंगे। अगर आपको वॉचेस लानी है तो आपको डिजिटल एनालॉग कोई भी वॉच चल जाएगी, डिजिटल प्रोग्रामेबल नहीं चाहिए। वो बटन्स वाली जो वॉचेस होती हैं वो नहीं चलेगी। डिजिटल वॉचेस में केवल आपको टाइम जो वॉचेस दिखाती है वो चलेगा, एनालॉग वॉचेस कोई भी चलेंगी। स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं होंगी। अगर आप स्मार्ट वॉचेस पहनकर आता है तो वो भी निकाल के बैग में रख देंगे। आपको क्लास में देखना है टाइम, तो पीछे वाले घड़ी में आप देख सकते हैं। आपको जब भी पेपर दिया जाएगा आपको टाइम उस वाले घड़ी के हिसाब से बताया जाएगा कि अगर मान लो 8 बजे पेपर चालू हो रहा है, 8:03 पर चालू हुआ तो वो बताया जाएगा। 8:03 पे पेपर शुरू हुआ है, 9:03 पे 1 घंटा खत्म हुआ है, ये बताया जाएगा। 10:03 पे 2 घंटे खत्म हुए हैं, ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद आधा घंटा बचा है, ये भी बताया जाएगा। 10 मिनट बचा है, ये भी बताया जाएगा। तो अगर आप गलती से टाइम का ट्रैक करना भूल रहे हैं तो आपको ये बीच बीच में रिमाइंडर्स दिए जाएंगे। ये केवल शुरुआत में मिलेंगे, आगे जाकर धीरे धीरे आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, ये सारे तरीके हैं एग्जाम को हैंडल करने के। फिर टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो भी चीज़ है, एग्जाम के स्ट्रेटजीज वगैरह, ये धीरे धीरे आपको आगे डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। पूरा क्लास चारों जगह से सिक्योरिटी कैमराज में कोई भी विदाउट एनी ब्लाइंड स्पॉट्स कैमराज कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। नीचे से कंचन मैम कैमराज को मॉनिटर करती रहेंगी। क्लास में विशाल भैया और सुशांत भैया कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे। तो चीटिंग करने का कोई तरीका भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। इन एक्सपीरियंस ये हमें पता है। पहले एग्जाम में बच्चे थोड़ा सा स्कूल के माइंडसेट से ही आते हैं। स्कूल में थोड़ी सी इन्विजिलेशन लीनियंट रहती है, किसी किसी स्कूल में रहती है, किसी किसी स्कूल में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती है। तो थोड़ा सा ये माइंडसेट रहता है कि थोड़ी बहुत चीटिंग चल जाएगी। बट दिस इज हाई टाइम कि आप 11th-12th के मोड में आ जाओ। ये आपकी खुद की जर्नी है, इसमें आपके दोस्त आपके साथ चलेंगे, बट उनकी खुद की जर्नी भी उनकी खुद की होगी। वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेंगे, बट अल्टीमेटली उनका रैंक या उनका रिजल्ट आपको कोई मदद नहीं करने वाला। तो ये पूरी जर्नी आपको इंडिविजुअली करनी है। इसमें दोस्तों का साथ मिलेगा, टीचर्स का साथ मिलेगा, पेरेंट्स का साथ मिलेगा, बट ड्यूरिंग द एग्जाम किसी का साथ नहीं लेना है आपको। जितना आप ऑनेस्टली अपना पेपर करोगे, जितना आप शुरुआत से 100% अपना खुद का रिजल्ट निकालोगे, उतना आपको शुरुआत से पता रहेगा कि आप कितने पानी में हो।
अगर आप शुरुआत से थोड़ा बहुत चीटिंग कर लो, थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ा लो, इस माइंडसेट में रहोगे, फाइनल एग्जाम में तो आपके साइड में बैठे हुए बच्चे का ना तो सब्जेक्ट सेम होगा, ना तो उसका क्वेश्चन नंबर सेम होगा, ना उसके ऑप्शन सेम रहेंगे, हर चीज रैंडमाइज्ड होगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसका मैथ्स का होगा। जो आपका गलती से सेम सब्जेक्ट भी आ गया तो भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका क्वेश्चन नंबर 15 होगा। जो आपका ABCD ऑप्शन होगा वो उसका DBCA ऑप्शन होगा। सब चीजें रैंडमाइज्ड होंगी। और इसके बाद अगर कोई भी ऑप्शन, कोई भी सवाल अगर आपका मैच भी कर लिया तो भी वो बच्चा पहला ही सवाल ओपन करेगा और आप पहला ही सवाल ओपन करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार स्क्रीन पर एक ही सवाल दिखाई देगा, 1 दिखा रहा है तो 1 ही दिखाई देगा। तो चीटिंग करने का कोई गुंजाइश नहीं है फाइनल एग्जाम में। तो यहां से ही आदत बना लेंगे कि फाइनल एग्जाम में तो कुछ होने नहीं वाला चीटिंग, तो अभी से ऑनेस्टली बैठेंगे एग्जाम देते टाइम कि मुझे फाइनल एग्जाम में जिस तरीके से एग्जाम देना है वो अभी से प्रैक्टिस बननी जरूरी है। ये खुद की ऑनेस्टी होगी आपकी। बट अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो उसके लिए पनिशमेंट के लिए हम तो बैठे ही हैं, ठीक है। कैमरास लगे हुए हैं, हमने हमारी तरफ से पूरा सिस्टम रखा होगा, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी खुद की ऑनेस्टी मेंटेन रखो, ठीक है। कोई डाउट है, कोई सवाल है एग्जाम के बारे में? अगर आप थोड़ा लेट आ रहे हो, 8:15 8:30 तक अगर आ रहे हो तो पहला एग्जाम है, थोड़ा बहुत डिले वगैरह हो सकता है, अलाउड कर दिया जाएगा। 9 बजे के बाद अलाउड नहीं होगा, मतलब आप 1 घंटा लेट आ रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत लेट चल जाएगा, आपको उतना एक्स्ट्रा टाइम एंड में दिया जाएगा, ठीक है। बट ये आपकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि एग्जैक्ट 11 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, बाकी बच्चे पेपर लेकर चले जाएंगे, वो बातें वगैरह करेंगे और पेपर को डिस्कस भी करेंगे। तो आपको लास्ट के 15-20 मिनट जो आपको एडेड टाइम मिला है, एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है, वो टाइम में आपके आजू बाजू में बहुत ज्यादा शोर रहेगा, तो आपका फोकस नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है उस टाइम पर फोकस रखना है। बट ये करने से बेटर है टाइम पर आ जाओ, 10 मिनट जल्दी आ जाओगे चलेगा, टाइम पर अगर आ जाओगे तो आपका टाइम पर पेपर खत्म होगा, ठीक है। आगे जाकर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि टेस्ट के दौरान किसी को आना पॉसिबल नहीं हुआ, कोई अगर आउट ऑफ स्टेशन वगैरह है तो, या किसी को अगर जल्दी पेपर देना है तो वो चीजें केस टू केस बेसिस पर आपको अलाउ कर दी जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम पर ही आना होगा, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी वगैरह पेपर मिल भी रहा है तो आपसे वो पेपर वापस ले लिया जाएगा ताकि आप वापस जाके दोस्तों के साथ उसको डिस्कस ना करो। सबको चीजें क्लियर है? कोई और डाउट वगैरह नहीं है ना? अगर कोई डाउट आएगा तो भी आप कल टेस्ट के दौरान भी पूछ सकते हैं, कोई ना कोई तो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा ही, आप उनको भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। करें स्टार्ट? चलिए बुक्स निकालेंगे सब लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूएनडी की प्रैक्टिस करेंगे, यूएनडी वेक्टर्स। कल आपका टेस्ट इसी के ऊपर है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको टेस्ट के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस बन पाए। थोड़ा सा ट्राई करेंगे ये क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें ताकि आपको टेस्ट का माहौल थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। आपस में डिस्कस करें, बिना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको ड्यूरिंग द एग्जाम कोई फॉर्मूला बुक, कोई आपका खुद का नोट्स वगैरह ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होगा। तो रटना, सारे डायमेंशंस रटना, सारे रिलेशंस रटना, पीपीएफ के सवाल आपको पहले से करके आना, ये आपका प्री रिक्विजिट होगा, ठीक है। स्पेशली यूएनडी में रटने वाला पार्ट ज्यादा है तो थोड़ा सा आज ही उसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे। एम का डायमेंशन बोला है, ए का डायमेंशन बोला है और बी का डायमेंशन पूछा है। एम का डायमेंशन क्या होगा? लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, नॉट वॉल्यूम। लीनियर बोला है ना, नॉर्मल डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। तो एम हो जाएगा मास अपॉन लेंथ या ml-1, ये एम का डायमेंशन हो गया। इक्वल टू ए का डायमेंशन क्या है? फोर्स है ना, mlt-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, ये सही है। तो क्या क्या चीजें आ रही है यहां से? डायमेंशन ऑफ बी अगर मैं यहां पर रख लूंगा, इस तरफ लेकर आऊंगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, l-1 नीचे चला जाएगा, जो ऊपर अगर चला गया तो क्या बन गया? L2, ये L1 और नीचे का -1 ऊपर आ गया, और T-2, ये क्या बना? हाँ, लेटेंट हीट।
लेकिन वो तो हीट है, वो तो एनर्जी होगी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या ये एनर्जी है? नहीं, लेकिन फिर भी आंसर वही है। क्यों? किसका आंसर आया था? आपका ही आया था ना, क्यों बताइए? डायमेंशन बस रटा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लेटेंट हीट का? एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल इज लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये एम जो है ये मास होगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू एस एम का भी डायमेंशन एम इंटू डायमेंशन ऑफ एल। ये एल आ जाएगा एल टू टी माइनस टू, तो ये डायमेंशन आ जाएगा लेटेंट हीट का, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन चेन्नई। उसके नाम में हीट दिख रहा है बट उसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्क और एनर्जी बात एक ही होती है, उसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर, जो कि गलत होगा। प्रेशर का डायमेंशन तो ऑफकोर्स अलग होगा। तो आगरा और बॉम्बे दोनों गलत है, चेन्नई सही है, तो दिल्ली भी गलत हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट। क्या आंसर आया? बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है, बाकी लोगों का आया है? कागज पेन पर करिए, हवा में कैलकुलेशन करोगे टाइम ज्यादा जाएगा, कागज पेन पर करोगे टाइम कम जाएगा। ठीक है, ये आदत बना लेंगे अभी से, कैलकुलेशन सारे कागज पेन पर करेंगे। एक्स का डायमेंशन होता है एल, के इज अ कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू की पावर एम इंटू टी की पावर एन। ये सही है, तो एल की पावर एम, एल की पावर वन, एम की वैल्यू वन आ गई, और t की पावर जीरो है, इक्वल टू टी की पावर माइनस टू एम प्लस एन। एम की वैल्यू वन थी तो ये माइनस टू हो गया, उस तरफ जाके एन की वैल्यू हो गई टू। कौन सा ऑप्शन है? बॉम्बे। मैच कर रहा है सबका? पीरियड का मतलब क्या? टाइम, उसका डायमेंशन टी के बराबर। प्रेशर का डायमेंशन पता है, डेंसिटी का डायमेंशन पता है। एस इज सरफेस टेंशन, जिसका डायमेंशन आपको लिखवा के दिया हुआ है और अभी फिलहाल के लिए याद करने के लिए बोला है। आपको पता नहीं है सरफेस टेंशन क्या होता है, बट आपको उसका डायमेंशन याद कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप आपके अपेंडिक्स में देख सकते हैं, वो जो लिस्ट दी हुई है, और उसको याद कर लेंगे क्योंकि टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, एटलीस्ट पहले दो पेजेस तो उसके याद रखने के लिए बोला हुआ है ना। पहले दो पेजेस ही है ना, या पहला एक पेज है? टोटल चार पेजेस है, लेकिन एटलीस्ट पहले दो तो याद रखने के लिए बोला होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब आगे आ रहा होगा। हाँ, वो अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसको बाद में 12th स्टैंडर्ड में याद कर सकता है। एटलीस्ट पहले दो पेजेस तो याद करने जरूरी है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू, प्रेशर के लिए डायमेंशन क्या होगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, याद रखना ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर क्या बोली है? ए। दूसरा क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी होगी एम एल माइनस थ्री मास पर यूनिट वॉल्यूम की पावर बी इंटू सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ होता है ये, तो एम टी माइनस टू होगा। देख लेंगे अगर याद नहीं है तो, एम टी माइनस टू तो की पावर सी। तो m के लिए क्या लिखा जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एल के लिए माइनस ए माइनस थ्री बी
सी उसमें है ही नहीं, इक्वल्स टू ऑल्सो 0, और टी के लिए -2a माइनस बी, इसमें टी नहीं है, -2c इक्वल्स टू 1। तो पहले अगर इसको हैंडल कर लेंगे, ये बन जाएगा a इक्वल्स टू -3b, सही है ना? हाँ, तो अगर ये यहां पर इनपुट करेंगे -3b प्लस b, ये बनेगा -2b इक्वल्स टू +2b इक्वल्स टू c, माइनस साइन उस तरफ भेजकर 2b को c के बराबर लिख लिया। और इन दोनों को अगर मैं उठाकर यहां पर डालूंगा तो ये -2a, तो वो हो जाएगा 6b -2c इक्वल्स टू 1, और b c को मैं लिख सकता हूं 2b, तो 2 इंटू 2 -4b आ जाएगा, ये 6b -4b हो जाएगा 1, तो 2b इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये कितने लोगों का आ गया? b की वैल्यू 1/2 आई, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर, और c और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2 के बराबर। कितने लोगों का आंसर आ गया है? बाकी लोग कंप्लीट कर लेंगे आंसर बिना बोर्ड पर देखे, खुद से कंप्लीट करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? -3/2, 1/2, 1 आगरा। कंप्लीट कर लीजिएगा बाकी लोग। ये टिपिकल प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन का सवाल है जिसमें आपको पावर्स की वैल्यूज पूछी जाएगी, ठीक है? 3 इक्वेशन 3 अननोन को सॉल्व करके आपको उसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा अलग टाइप का सवाल करेंगे। आगरा करिए कागज पेन पर। एबीसी की वैल्यूज आ गई सबकी, फिर ऑप्शंस को चेक करेंगे उन वैल्यूज के साथ। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन, क्या क्या बोला है? सरफेस टेंशन की पावर a, रेडियस की पावर b और डेंसिटी की पावर c। तो t इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन क्या था? mt-2 की पावर a, l की पावर b और l-3 की पावर c, सही है? तो a प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। L के लिए क्या लिखा जाएगा? -2a प्लस b -3c इक्वल्स टू 0, और t केवल एक ही जगह पर आ रहा है, -2a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2 के बराबर। a की वैल्यू -1/2, तो c की वैल्यू कितनी? 1/2। a और c मिल गया, उसको यहां पर अगर डाल देंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a प्लस 3c, 2a हो जाएगा -1 प्लस 3c, तो 3/2। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गई। b की वैल्यू 1/2 ही आई है।
1 आ रहा है बी का वैल्यू, ये दोनों तो सही आ गए, बी वाले में गलती हुई है कुछ, ये +2a ये +3c, 2 × a 2 × -1/2 -1, 3 × c 3 × 1/2 3 × 1/2 3/2, सही तो आ रहा है ये इक्वेशन ही गलत लिखा है क्या, कुछ गलती कहां पर हो रही है, क्या बोल रहे थे आप, बताइए, गलती हो सकती है बोर्ड पर, कुछ लिखते टाइम गलती हुई होगी, T1 होगा, हाँ L के लिए तो 0 होगा ना, अच्छा A है ही नहीं, ये गलती की है ना, अब B-3c है केवल, हाँ फिर B गलत हो गया, वो 3/2 हो गया, फिर B = 3/2 आ गया, हाँ तो तीनों वैल्यूज आ गई है। अब टाइम को अगर लिखोगे सम कांस्टेंट के इनटू सबका 1/2 1/2 1/2 रूट के अंदर डाल दो, A है -1 मतलब रो आएगा, आएगा डिनोमिनेटर में, रो नहीं सॉरी S आएगा डिनोमिनेटर में, B किसके लिए था, R के लिए था, R³ आएगा, और C था रो के लिए जो कि 1 के बराबर आएगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन आगरा। कितने लोगों का आ गया है, कंप्लीट हाथ ऊपर उठाएंगे, नहीं आया, नहीं आया आपका, ये आता ही नहीं आपको, शांत रहिए भाई, लेट ज्वाइन किया हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट ज्वाइन किया है तो ये आप सीखे नहीं है, आप वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि कल वाले टेस्ट में आने वाला है इसके ऊपर सवाल, ठीक है, कल के टेस्ट के पहले एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर कर लीजिए। अभी क्या किया है समझा है, ये डायमेंशन आपको रटे रटाए तो नहीं होंगे, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करिए आज जाकर रटने की, एस का डायमेंशन ये होता है, आर का ये होता है, रो का ये होता है, अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे एक साथ तो ये क्या लिखा जाएगा, m⁴ इंटू m⁴c, तो a+c लिखा जाएगा, l की पावर क्या लिखा जाएगा, यहां पर कुछ भी नहीं है, b-3c, और t की पावर में क्या लिखा जाएगा, केवल -2a, और ये खुद किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, तो 0 = a+c पहला इक्वेशन, 0 = b-3c दूसरा इक्वेशन, 1 = -2a तीसरा इक्वेशन, इससे abc की वैल्यूज निकाली और फिर उसको फॉर्मूला में लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा, बट उसके लिए ये डायमेंशंस हर किसी के याद रहना जरूरी है, जो आपको क्लास नोट्स मॉडल में दिए गए हैं उसको थोड़ा रटेंगे क्लास से पहले। चले आगे, है ना, क्लियर है ना, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, हाँ चलो कुछ अलग सवाल करेंगे, सी आंसर आ रहा है, फाइनल पोजीशन क्या होगी, क्यू वाली फाइनल पोजीशन होगी, XF लिख लेंगे उसको फाइनल पोजीशन, जो क्या होता है 3i + 4j + 5k, ये आपको फाइनल पोजीशन दी है। P के लिए X इनिशियल होगा, जो इनिशियल पोजीशन होगी वो होगी 2i + 3j + 5k, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको अगर माइनस कर देंगे, ये माइनस ये भी माइनस, 5k से 5k कैंसिल, 3 - 2 i कैप, 4 - 3 j कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज i कैप + j कैप, विच इज ऑप्शन चेन्नई। आ रहा है सबका आंसर, लैंग्वेज सही से समझेंगे सवाल की, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा सवाल,
एक ऐसा वेक्टर ऐड करना है गिवन दो वेक्टर्स के साथ ताकि उसका रिजल्टेंट आपको वाई कैप वाई वाले डायरेक्शन में, मतलब कौन सा कैप, आई जे या के, जे कैप वाले डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, 1। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या हुआ, 1 जे कैप। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया रिजल्टेंट का। लेफ्ट हैंड साइड में तीन वेक्टर्स का सम है। पहला वेक्टर जो भी है उसको वैसे ही रहने दो। जो मेरा आंसर होगा, समथिंग दैट नीड्स टू बी एडेड टू व्हाट, आई कैप प्लस 3 माइनस 3 जे कैप, सॉरी माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड अगला वाला वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप, सो दैट आई विल गेट व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। ये समझा है? तो ये निकाल सकते हैं इन दोनों को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करके। क्या होगा आंसर, 3 + 1 4, उस तरफ जाके -4 आई कैप, 6 - 3 इस तरफ कितना +3, उस तरफ जाके -3 + 1 -2 जे कैप, और +2 - 7 इस तरफ कितना -5, उस तरफ जाके +5 के कैप। तो ये आंसर मिल गया आपको। कौन सा ऑप्शन है, बॉम्बे। समझा है? लैंग्वेज में अटकाने की कोशिश हुई है बेटा, केवल लैंग्वेज को सही से इंटरप्रेट करेंगे। अगला सवाल, क्या पूछ रहा है सवाल में, रूम के एक कोने से एक फ्लाई उड़ के दूसरे कोने में चली गई, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर आपने ये रूम को ही अज्यूम कर लिया, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर किया, तो वो 10 इस तरफ गया अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, 12 ऊपर आया और 14 इस तरफ चला गया, तभी जाके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जाएगा ना। तो 10 आई कैप, 12 जी कैप, 14 के कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया। अब आपको क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एस का मॉड रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, वो होगा 100 + 144 + 196। कितना आंसर आ रहा है इसका, रूट 440 आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 144 + 196, हाँ रूट 440 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 100 पहले तो बाहर निकाल लो, 100 निकलकर रूट ऑफ 4.4 बचेगा। क्या ये नंबर अच्छा है, 4 अगर बाहर निकालेंगे तो 2 रूट कितना बचेगा, 110 बचेगा। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। 4 को अगर बाहर निकाल लिया, रूट ऑफ 110 बचा ना, 110 का रूट 100 के रूट से थोड़ा सा बड़ा होगा और 121 के रूट से थोड़ा सा छोटा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, दोनों के करीब करीब एग्जैक्ट मिडल पे 110 है, तो उसका स्क्वायर रूट भी करीब करीब 10.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये नंबर अगर आप अप्रोक्सीमेटली लिखोगे 2 × 10.5 के आसपास हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या दे देगा, 21 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है ये, 20 ये ऑप्शन, सबसे क्लोजेस्ट वही लिखेंगे। 26 बहुत दूर हो जाएगा, 26 के लिए वो रूट के अंदर कितना चाहिए, 576 चाहिए, 440 के ही आसपास है, तो ये बहुत दूर हो जाएगा। तो 26 तो गलत है, 36 तो सरासर गलत है, 20 ही उसके क्लोजेस्ट का आंसर है। तो इस टाइप के सवालों में, हाँ अच्छा हुआ ये सवाल आया है, इस टाइप के सवालों में जब आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है,
ये एग्जैक्ट आंसर हमारा 21 आया, बट ये आंसर खुद अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करेंगे। चारों ऑप्शंस गलत है, एग्जैक्ट 20 तो नहीं आ रहा है, वो रूट फॉर 400 तो नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट अगर ये 441 होता तो ये एग्जैक्ट 21 आ जाता, तो 21 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेटेड आंसर कौन सा है? 20। तो इस आंसर को हम टिक करेंगे, क्योंकि हर इस टाइप का सवाल हमेशा बोनस ही बने इसकी गारंटी नहीं है। तो अगर आप इसको छोड़कर आ गए और ये सवाल बोनस बना तो सबको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर ये बोनस नहीं बना तो किसको मार्क्स मिलेंगे? जिसने 20 को टिक किया है उसको, जिन्होंने छोड़कर आए उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन एनी केस इट इज ऑलवेज बेटर टू मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शंस गलत लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं तुक्के लगाना है, ठीक है। हवा में डायरेक्टली तुक्के नहीं लगाएंगे, कैलकुलेट करके जो अप्रोक्सीमेटली क्लोजेस्ट आंसर होगा उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, नल तो नहीं है, ये नल वेक्टर तो कभी नहीं बन सकता। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका? वेक्टर है, स्केलर हो नहीं सकता, नल वेक्टर नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, आंसर क्या होगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? आगे, उसका मैग्नीट्यूड है 24/7 25। हाँ सही है। दिल्ली, दिल्ली सही है। तरीका क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का? हाँ दिल्ली सही आ रहा है। तरीका क्या है? तरीका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेंगे। सबसे पहले कितना आ रहा है वो? 25 के बराबर। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 7, 24, 25। ध्यान रखेंगे इस नंबर को, इसके सवाल आते रहते हैं बार बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या लिखा गया? 25 के बराबर, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आपको ए के डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए, तो एक अलग वेक्टर लिख लेंगे, सी वेक्टर, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से, और जिसका मैग्नीट्यूड है 25। समझा? तो 25 तो अलग से रहने दो। ए कैप क्या लिखा जाएगा? ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। याद है ये रिजल्ट? तो 25 इन ब्रैकेट ए वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 3 4 का ट्रिपलेट 5। इस 5 को इसके साथ कैंसिल कर लो, क्या बचा? 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। कौन सा ऑप्शन? दिल्ली। आया है सबका? चले आगे। समझा? सबको समझ में आया है? Parallel to the resultant of the vectors this and this is plus 6 cap minus 2 cap। आगरा रिजल्टेंट 7 आ गया।
इनका रिजल्टेंट तो आ जाएगा। रिजल्टेंट कौन से ऑप्शंस में मैच कर रहा है? आगरा और चेन्नई। रिजल्टेंट यही आना चाहिए। +2 के कैप वाला गलत है। 6 के कैप -8 के कैप -2 के कैप, जो कि केवल आगरा और चेन्नई में मैच करेगा। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 + 36 + 4 का रूट। ये रूट अगर भूल जाएंगे तो चेन्नई को टिक करेंगे, आंसर होगा आगरा। क्लियर है? कोई है जिसको नहीं समझा है? थोड़ा सा फास्ट ट्रैक एक्सप्लेन किया है मैंने, सबको समझ में आया है? आगे। जीरो सेम ही वेक्टर दिया है क्या? क्या मतलब है? बहुत आसान सवाल है फिर तो। ये सेम ही वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0। ठीक है, बना बदल भी नहीं पाएंगे उस सवाल को। नेक्स्ट। वो सवाल समझा था ना, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, वेक्टर्स ही सेम है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 हमेशा। ठीक है, आगे। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अदर वेक्टर, इसके बहुत सवाल आते रहते हैं, रिपीटेडली भी आएंगे, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए। कौन से टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अदर? क्या करने के बाद ये चीज मिलती है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अदर? डॉट प्रोडक्ट। याद है? डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अदर वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस? बताइए, आपका डाउट था अभी क्लास से पहले। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? एरिया किसका? पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय दोस टू वेक्टर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको ट्रायंगल के नहीं, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल के लिए अगर पूछा है तो 1/2 करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का अगर पूछा है तो हाफ करेंगे, रेक्टेंगल का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। किस चीज को? दोनों वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। यहां पर क्या चीज पूछी है? डॉट प्रोडक्ट पूछा है। डायरेक्टली सवाल के लैंग्वेज में नहीं बोला है उसने, उसने हिडन मीनिंग बताया है कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, बट ये आपको लैंग्वेज से निकालते आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर इज डॉट प्रोडक्ट। तो आपको क्या चीज चाहिए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर लिख लेंगे। अगर ये बी वेक्टर है तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इतना ही। ये तो केवल मैग्नीट्यूड आएगा अपॉन क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी या ए? बी। कितने लोग बी बोल रहे हैं? कितने लोग ए बोल रहे हैं? दोनों का मतलब समझते हैं। अगर अंडर रूट में नीचे अगर मैंने ए वेक्टर लिख लिया, सॉरी मॉड ऑफ ए अगर लिख लिया, तो इतना पार्ट क्या बन जाएगा? ए कैप। तो ये बी वेक्टर का ए कैप के साथ का डॉट प्रोडक्ट, ये किसका किसकी तरफ का कंपोनेंट हो गया? डायरेक्शन क्या हो गई? ए कैप हो गई। मतलब आप ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख रहे हैं। क्या वो चीज पूछी है? आपको दूसरी चीज पूछी है, तो जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? पहले तो 2 × 1 2 + 3 × 1 3, ये आ जाएगा 5 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना? रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ वो ना, √2। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 5/√2। ऑप्शन आगरा। आ रहा है आंसर? क्लियर है? अगर आप रूट ऑफ ये कर लेते नीचे तो वो कितना हो जाता? √13 हो जाता। ऑप्शंस में नहीं है, गलत हो जाता। ठीक है, आगे। कुछ डाउट है बेटा? चलिए अगले सवाल पर आएंगे।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहां से निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। आंसर आया किसी का? यही फॉर्मूला था, तो इतने टाइम में आंसर आ जाना चाहिए। 10 इंटू 5 50, 10 इंटू -5 -50, -20 इंटू -15 कितना? +300, 200 + 100 अपॉन, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मॉड ऑफ f1 वो कितना आया? 400 + 100 + 25, 525 का रूट इंटू, दूसरे में भी वही आ रहा है 100 + 25, 125 + 225, 450 या 350? 350 ये आया। आंसर आ जाएगा 300 अपॉन 350 इंटू 525 रूट के अंदर। ये नंबर कितना आ रहा है? 350 इंटू 525। इसमें से 5 और 5 अगर निकाल लिया तो रूट के बाहर 5 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 525 बाय 5 आ जाएगा 105 इंटू 350 बाय 5 आ जाएगा 70। सही है। ये 5 अगर इसके साथ कैंसिल कर लोगे तो ये बचेगा 60। 105 इंटू 70 ये कितना आएगा? या इसमें से और कुछ नंबर आ रहा है? 105 में से 5 आ जाएगा, हाँ एक और बार 5 आ रहा है ना, 60 अपॉन एक और बार 5 अगर निकालेंगे इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 21 इंटू 70 बाय 5 कितना? 14। सही है। एक और बार क्या निकलेगा बाहर? 7 निकल जाएगा। 60 अपॉन 5 इंटू 7 ये बचेगा 3 इंटू 2, तो ये नंबर क्या बचा? 60 अपॉन 35 रूट 6। इस 60 को मैं 10 इंटू 6 लिख सकता हूं, 10 इंटू 6 अपॉन 35 रूट 6। इस रूट 6 को ऊपर भेज दो, यह आ जाएगा 5 2 जा 5, कितना? 7 जा, तो 2 रूट 6। रूट 6 की वैल्यू कितनी? रूट 6 की वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 2.3 के आसपास। 2.23 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 ना, तो ये 600 से थोड़ा सा छोटा 24 पॉइंट समथिंग होगा। 596 होता है ना, 576 होता है ना 24 का स्क्वायर, तो 576 से बड़ा लेकिन 625 से छोटा 600, तो ये आ जाएगा 2.4 और 2.5 के बीच में। तो 2.2 इंटू 2.45 लिख लूं दोनों के एग्जैक्ट मिडल में, ठीक है, अपॉन 7। ये नंबर कितना आ रहा है? 2.45 इंटू 2 4.9, तो ये नंबर आ जाएगा 4.9 बाय 7, करीब करीब 0.7। सही है। cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2 विच इज 0.5। दो तीन ही वैल्यूज है ना, एक तो है √3/2, एक है 1/2 और एक है 1/√2।
यही तीनों वैल्यूज की क्या नंबर्स आपको चेक करना है। √3/2 1.71/2, ये नंबर करीब करीब कितना 0.8 के आसपास, और ये नंबर 1/√1.41, ये करीब करीब कितना 0.7 के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/√2 वाला। 1/√2 cos थीटा कब होता है? 45 डिग्री पर, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? बॉम्बे। ना खिचड़ी बना के कौन सवाल पूछता है सर? क्या हुआ? यहां पर ये कैंसिल करके 60 कर दिया। हाँ, इसके आगे जब 5 निकाला 21 इंटू अंदर करने पर, हाँ तो 25, एक 5 इसमें से निकाला, एक 5 इसमें से निकाला ना। 105 में से एक 5 निकाला और 70 में से दूसरा 5 निकाल दिया, तो 5 इंटू 5 बाहर आके 5 बचा। 105 को मैंने लिख लिया 21 इंटू 5, 70 को मैंने लिख लिया 14 इंटू 5, सही है। ये 5 और ये 5 मैंने बाहर निकाल लिया √25 करके, वो यहां पर आ गया, बचा क्या 21 इंटू 14। अब अगेन 21 को 7 इंटू 3 लिखा, 14 को 7 इंटू 2 लिख लिया, ये 7 बाहर आ गया, 5 इंटू 7 बन गया, रूट के अंदर 6 बचा, ठीक है। फिर आगे कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेशन गंदे हैं, बट और ये भी कैलकुलेशन गंदे हैं, दोनों की वैल्यूज मैच कर रही है किस एंगल के लिए? 45 डिग्री के एंगल के लिए। तो ये सवाल एग्जाम में टाइम खाने वाला होगा। अगर आपको ये चीज हिट नहीं की कि इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होगा, तो आप यहां तक आके अटक जाओगे। इसको ज्यादा ज्यादा आप लिख लोगे 2√6/7, और वो किसी एंगल के लिए नहीं होता, तो आपको चारों ऑप्शंस गलत लगने लगेंगे। बट जब आप उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, इट इज वेरी क्लोज टू 0.7, और वो वैल्यू 1/1.41 के आसपास होती है, तो वो आंसर 45 डिग्री को टिक किया जाएगा। 6/√6, ये कैंसिल होके ऊपर √6, न्यूमरेटर के 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हैं ना, तो एक √6 कैंसिल हो गया, बचा एक √6, ठीक है। आगे और कोई डाउट नहीं है ना? चलिए एक और सवाल करेंगे इसका। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू गिवन रिजल्टेंट इज equals 14 minus 7 equals to 14 plus 21 है 7 ना, तो 17 plus 7 is so 24, तो ये आ गया 12, तो ये आ गया 7, किसका है दिल्ली? किसका आंसर आया? हाँ सही है। आंसर आया बेटा, वहां पर पीछे खिड़की के पास आंसर आया है, बातें क्यों कर रहे हो फिर? दिल्ली सही है। हाँ दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब हो सकता है? जब वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तभी जाके डायरेक्टली ऐड होंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो A, इसका मैग्नीट्यूड मान लो B, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना बोला है? 17 के बराबर। और मिनिमम कब होगा? जब दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये A और ये B, तो A माइनस B मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना बोला है? दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? 2A इक्वल्स टू 24, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर A की वैल्यू 12 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ रही है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, B की वैल्यू मिल जाएगी। 5 आ गई। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर लगे हुए हैं, तो ये 12 है
ये 5 है, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, खत्म। पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो लगेगा। 12 13 5 का ट्रिपलेट याद है ना सबको? अगर याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 5 25, वो 169 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। ठीक है। हाँ, इसके जो बीच बीच के जो सवाल हमने स्किप किए हैं वो इस पीडीएफ में आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम अभी खत्म हो रहा है, तो जो बचे हुए सवाल है वो आपको घर पर खुद से अटेम्प्ट करने हैं। उसके आंसर्स भी भेजने हैं क्या? क्योंकि ऐसे तो आंसर्स नहीं होंगे ना उसके, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा अगर आपके पास आंसर्स पहले से हो, ताकि आप इमीडिएटली वेरीफाई कर पाओ, और जो बचे हुआ टाइम है वो आप बाकी के पढ़ाई के लिए अटेम्प्ट कर पाओ। तो मैं इसके पीडीएफ भेज दूंगा और इसके आंसर्स भी भेज दूंगा बचे हुए सवालों के, उसको सॉल्व करिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप के एग्जाम में, आज के कल वाले एग्जाम में स्पेसिफिकली फिजिक्स के बारे में आपको डायमेंशंस रटे रटाए होने जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट पहले 2 पेज के डायमेंशंस रट लीजिए, आपको एग्जाम में उसका बहुत फायदा होगा। वेक्टर्स ठीक है, वेक्टर्स आ जाएगा, उसमें रटने वाला पार्ट बहुत कम है, बट यूएनडी में रटने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। पहले 2 पेजेस अभी के लिए बस हो जाएंगे, आगे जब जैसे जैसे 12th का सिलेबस बढ़ेगा वो आगे वाले रटेंगे नहीं तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट डिराइव करना आना चाहिए उनका। चलिए क्लास एंड करेंगे बेटा ऑनलाइन में।